नमस्कार दोस्तों पिछले दिनों हम लोगों ने बेगम अख्तर को याद किया था और उसमें क्योंकि समय का अभाव होता है कुछ एक जानकारियां छूट भी जाती हैं जिन्हें जब कभी मिल जाएं आपस में बांट लेना चाहिए। मैं जो आपसे जानकारी अतिरिक्त उसके अलावा जो बांटना चाहता हूं वो ये है कि लखनऊ में एक बाग है, उसका नाम है पसंद बाग। पसंद बाग लखनऊ का एक चर्चित स्थल है और उस चर्चित स्थल पे दो कब्रें जो हैं वो विशेष रूप से ऐसी हैं जहाँ संगीतकार और जो गायक हैं वो अपने मज़हब, अपनी जाति, अपना वर्ग, अपनी उम्र को भूल कर भी वहाँ पर आते हैं। वहाँ बैठकर रियाज़ भी चलता है और वहाँ बैठकर बहुत सारी बातें इस विषय को लेकर, संगीत के विषय को लेकर वो भी होती हैं, अर्थात संगोष्ठियाँ भी आप कह सकते हैं होती हैं। एक कब्र जो है वो बेगम अख्तर की है और दूसरी बेगम अख्तर की माँ की है। वो इसलिए कि बाकायदा बेगम अख्तर ने एक फरमाइश की थी कि मरने से पहले उसने ये कहा था कि मेरा पता नहीं कब मेरा इंतकाल हो जाए और जब कभी ऐसी बात आए तो कम से कम मेरी ख्वाहिश यही है, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मुझे अपनी माँ की बगल में ही दफनाया जाए ताकि मुझे ये एहसास रहे कि मैं माँ के पास ही लेटी हूँ। तो ये एक एहसास अब मरने के बाद काहे का एहसास, लेकिन संवेदनशील जो व्यक्ति होता है उसकी सोचने का, उसकी बातों का एक यही स्वरूप होता है और इसी शक्ल में वो लोग ज़िंदगी को लेते हैं जिसमें संवेदनशीलता भरपूर होती है। तो पसंद बाग में कब्र तो बन गई और उसके बाद कुछ दिन तो वहाँ रौनक मेला लगता रहा, लेकिन धीरे धीरे किसको फुर्सत है कि वो कब्रों पर जाकर जश्न करे, तो ये धीरे धीरे जश्न ठप होते गए। लेकिन बाद में एकाएक जब थोड़ा सा एहसास जगा, लखनऊ अपने पुराने ढर्रे पर लौटा, ज़िंदगी को पुराने संदर्भों में भी याद करने की एक रवायत जो दफन हो चुकी थी किन्हीं कब्रों के साथ ही, वो दोबारा फिर से ज़िंदा हुई। तो तब ये महसूस किया गया कि हमने इस कब्र की उपेक्षा करके भी अच्छा नहीं किया। इससे तो जिसे हम मलकाए गज़ल कहते हैं, मल्लिकाए गज़ल, मल्लिकाए तरन्नुम तो ये नूरजहाँ के लिए है और मल्लिकाए गज़ल जिसे कहा जाता है बेगम अख्तर, उसकी तौहीन होगी यदि हम उसकी कब्र के नज़दीक जाकर, वहाँ पर जाकर कुछ गज़लें नहीं पढ़ते और कुछ ठुमरियाँ नहीं गाते तो बात बनती नहीं है। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया कि उनकी कब्र पर बाकायदा, उर्स तो नहीं कह सकते लेकिन बाकायदा नियमित रूप से ये एक परंपरा से शुरू हो गई कि इस कब्र के नज़दीक आकर गज़लें पढ़ी जाएं तो उनका लुत्फ़ ही कुछ और होता है कि जिनको आप मुखातिब कर रहे हैं वो अपने आप के सामने एक गज़ल गायिका का आइकॉनिक पर्सनैलिटी है गज़ल गायिका की। और जो आइकॉनिक पर्सनैलिटी होती है, जो आपकी नायिका होती है, उसको आप याद करते हैं तो आपके जहन में वही स्वर धुनें जो हैं, वही स्वर मंजरियाँ वो फिर से एक बार कुनमुनाने लगती हैं और आपको लगता है कि नहीं, ज़िंदगी जीने के लायक है और आप नए सिरे से उसे देखना शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, यदि ये सोच संगीत की दुनिया में ना होती तो आज तानसेन की जो मज़ार है ग्वालियर में, उनका जो स्मारक है, वहाँ पर भी हर साल मेले न लगते, संगीत समारोह ना होते और स्वामी हरिदास के मंदिर में, वृंदावन में भी यदि आज भी संगीत समारोह होते हैं तो उनकी बात जो है वो स्वीकार की जानी चाहिए कि वहाँ पर जाकर जो सुकून वहाँ पर गायन प्रस्तुत करने के बाद जो मिलता है स्वामी हरिदास के मंदिर में, निधि वन में जाकर, वो सुकून किसी भी और संगीत के केंद्र में जाकर नहीं मिल सकता। और इसी तरह से हर वल्लभ का मेला जालंधर वाला, अब तो वो बात नहीं रही, लेकिन एक समय था जब बड़े गुलाम अली खां भी वहाँ पर आते थे और
बेगम अख्तर तो आती थी और बहुत सारे लाहौर के कलाकार भी आया करते थे। और कुछ एक कलाकार तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी संगीत की दुनिया में हर वल्लभ के मेले से ही कदम रखा। और उनमें सरोद वादक जो हैं वो भी शामिल हैं और सितार वादक भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से मतलब जो संगीत की दुनिया बिल्कुल अलग है। इसमें स्वर संधान, इसका महत्व कभी भी मिट नहीं सकता। और जब भी रियाज होता है तो उसमें नए नए ख्याल, नई नई बंदिशें आपके सामने आती हैं। शुक्रिया।